आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। पिछली क्लास में हमने तत्पुरुष समास को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, चलिए पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो कर्मधारय समास किसे कहेंगे, वह समास जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो। पहला पद क्या हो, विशेषण हो, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, वह क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अथवा या एक पद उपमान एवं दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास किसे कहेंगे कि वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, यानी कि कर्मधारय समास में दो बातें हैं, या तो उसमें विशेषण और विशेष्य का भाव होगा, या फिर उपमान और उपमेय का भाव होगा। दोनों कंडीशन में वह कर्मधारय समास होगा। या तो उस पद में वह समास विशेषण और विशेष्य वाला हो, या फिर उपमेय और उपमान वाला हो, तो उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। कैसे, चलिए देख लेते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं विशेषण और विशेष्य वाले पद। तो विशेषण किसे कहेंगे, विशेषता बताने वाला शब्द, यानी जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। और विशेष किसे कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। और जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे हम कहते हैं कि यह पीला बॉल है, तो यह बॉल कैसा है, तो पीला है, तो इसमें पीला हो जाएगा विशेषण और बॉल हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि यह बॉल की विशेषता बता रही है, इसलिए पीला हो जाएगा विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो बॉल की, कि बॉल कैसा है, तो पीला है, तो बॉल हो जाएगा विशेष्य। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे है नील गगन। नील गगन, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो आएगा नीला है जो गगन। नीला है जो गगन, तो गगन कैसा है, तो नीला है। यहाँ पे गगन की विशेषता बताई जा रही है कि गगन कैसा है, तो नीला है। तो ये जो नीला है ये हो गया विशेषण और गगन हो गया विशेष्य। तो पहला पद क्या हुआ, विशेषण, और दूसरा पद हो गया विशेष्य। तो इसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि जिस समास का पहला पद विशेषण होगा तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। अगला है दुरात्मा। दुरात्मा, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आएगा बुरी है जो आत्मा। आत्मा कैसी है, बुरी है। तो यहाँ आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि आत्मा कैसी है, बुरी है, तो इसलिए यहाँ पे होगा कर्मधारय समास। महादेव। महादेव, महान है जो देव, तो देव कैसे हैं, महान है। यहाँ देव की विशेषता बताई जा रही है कि देव कैसे हैं, महान है। तो यहाँ भी विशेषण और विशेष्य आ रहा है। पहला पद है विशेषण, देखिए यहाँ पे है ना, पहला पद महान, ये है विशेषण, और दूसरा पद है विशेष्य। तो जब पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, तो वहाँ पे होगा कर्मधारय समास। अगला है पीताम्बर। पीत है जो अंबर। अंबर कैसा है, पीत है, यानी पीला है। तो यहाँ अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि अंबर कैसा है, तो पीला है। पर्णकुटी। पर्ण से बनी कुटी, यह कुटी कैसी है, तो पर्ण से बनी है। इस कुटी की विशेषता बताई जा रही है कि यह पर्ण से बनी, यानी पत्ते से बनी है, तो यहाँ पर भी होगा कर्मधारय समास। देखिए पर्णकुटी, पर्ण
पहला शब्द क्या है? विशेषण, और दूसरा शब्द है विशेष्य। तो यहाँ पे जिस भी समास में पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा तो वहाँ पे होगा कर्मधारय समास। अब हम देख लेते हैं उपमान और उपमेय की। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं। तो उपमान हम कहेंगे जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए उसे हम कहते हैं उपमान। और उपमेय किसे कहेंगे? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसे हम कहते हैं उपमेय। जैसे चंद्रमुखी, तो ये क्या है? यहाँ पे मुख की उपमा दी जा रही है, मुख की उपमा दी, किससे दी जा रही है? तो चंद्र से। तो पहला पद क्या होगा? उपमान। तो जिससे उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमान। तो पहला पद होगा उपमान, और जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय। तो दूसरा पद होगा उपमेय। ठीक है, तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कनक लता, कनक के समान लता। तो लता की उपमा दी जा रही है कनक से कि लता कैसी है? तो कनक के समान है। तो यहाँ पर कनक हो गया उपमान और लता हो गया उपमेय। तो जहाँ पहला पद उपमान होगा, दूसरा पद उपमेय, तो यहाँ पे होगा कर्मधारय समास। अगला है कर कमल, यानी कमल के समान कर। तो कर कैसा है? तो कमल के समान है। यहाँ कर उपमेय है और कमल क्या है? उपमान। कर की उपमा दी जा रही है किससे? कमल के साथ। इसकी तुलना कमल के साथ की जा रही है कि कर कैसा है? तो कमल के समान है। तो यहाँ पे भी होगा कर्मधारय समास। घन श्याम, घन के समान श्याम। तो श्याम की तुलना किससे की जा रही है? घन से। घन श्याम कैसे हैं? तो घन के जैसे हैं। इनकी उपमा दी जा रही है, घन श्याम की उपमा दी जा रही है घन के साथ। श्याम का रंग कैसा है? तो घन के समान, यानी घन बादल, बादल का रंग भी काला है और श्याम का रंग भी काला है। तो यहाँ पे इसकी उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पे भी होगा कर्मधारय समास। मुख चंद्र या चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख। नर सिंह, सिंह रूपी नर, नर कैसा है? तो सिंह के समान है। नर की उपमा दी जा रही है सिंह से कि नर कैसा है? तो सिंह के समान है। तो जहाँ भी किसी की उपमा दी जाए, उपमान और उपमेय का भाव होगा तो वह पद भी होगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में दो बातें हैं। पहला, या तो विशेषण और विशेष्य हो या फिर उपमान और उपमेय हो। और जब विशेषण और विशेष्य होगा तो क्या होगा? पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य। और उपमान में उपमान और उपमेय की जब बात होती हो तो पहला पद होगा उपमान और दूसरा पद होगा उपमेय। तो वहाँ पे होगा कर्मधारय समास। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा पहला पद या एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास में दो बातें हमें याद रखनी है। या तो वह पद विशेषण और विशेष्य वाला होगा या फिर उपमान और उपमेय वाला होगा। जब कभी भी किसी पद में विशेषण और विशेष्य का भाव आए तो वो कर्मधारय समास होगा, या फिर उपमान और उपमेय का भाव आए तो भी वह कर्मधारय समास होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। द्विगु समास, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होगा? ऐसा समास जिसका पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्या वाला हो और विशेषण भी हो, तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं।
यानी वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण हो। विशेषण हो और कैसा विशेषण हो, तो संख्यावाची विशेषण जिससे संख्या का भाव आता हो। और उत्तर पद क्या होता है, संज्ञा होता है। और पूरा पद क्या होता है, किसी समूह का बोध कराता है, उससे किसी समूह की बातें निकल के आती हैं, तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। एक बार फिर से देख लीजिए, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसको हम और अच्छे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे हमारा उदाहरण है नवरत्न। नवरत्न, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। तो देखिए पहला पद में आया संख्या 9, संख्या आया 9, और यह क्या है, रत्नों का समूह। कितने रत्न हैं, तो 9। तो यह विशेषण भी है, विशेषण का भी काम कर रहा है कि 9 जो है यह संख्यावाची विशेषण है, 9 रत्नों का समूह। तो जहाँ भी संख्यावाची विशेषण आए, यानी संख्या हो और वो विशेषण का कार्य कर रहा हो, तो वहाँ पे होगा द्विगु समास। सप्ताह, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 7 दिनों का समाहार। समाहार या समूह दोनों एक ही होता है, तो 7 दिनों का समाहार। तो देखिए यहाँ पे 7 संख्या दिया गया है और यह विशेषण का भी कार्य कर रहा है। कितने दिन है, तो 7 है। दिनों की विशेषता बता रही है कि 7 दिनों का समूह है, तो इसे हम कहते हैं सप्ताह। तो ये भी हो जाएगा हमारा द्विगु समास। दोपहर, देखिए इसमें भी 2 आया है, 2 है ये संख्यावाची विशेषण। दोपहर यानी 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समूह। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये संख्यावाची विशेषण है, क्योंकि यह पहर की क्या बता रहा है, विशेषता। कितने पहर हैं, तो 2 हैं। तो यह जो संख्यावाची विशेषण है, पहला पद है संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद है संज्ञा, तो यहाँ पे होगा द्विगु समास। तो द्विगु समास हम किसे कहेंगे, वह पद जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और वह पूरा पद जो है वह समूह का बोध कराता हो, तो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। बस अब छोटा सा एक लाइन याद करिए कि वह समास जिसका प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और पूरा पद समूह का बोध कराता हो, तो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। अभी हम इसका कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण देखते हैं, जैसे है पंचवटी। तो पहला पद क्या है, पंच यानी 5 और वटी यानी वृक्ष। पंचवटी का होगा 5 बटों का समूह। तो यहाँ पे 5 आया यानी संख्या आया, और यह विशेषण का भी काम कर रहा है, क्योंकि यह किसकी विशेषता बता रहा है, तो वट का। वट कितने हैं, 5। तो यह संख्यावाची विशेषण है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे द्विगु समास। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 8 अध्यायों का समाहार या समूह। तो 8 आ गया, संख्या आ गया, तो यह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। यानी जिसमें भी संख्या आएगा, पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा, वो संख्या हो और विशेषण का भी कार्य करे, तो वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास। त्रिभुवन, त्रिभुवन जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 3 भुवनों का समाहार या समूह, त्रिभुवन। तो 3 भुवनों का समाहार। सप्तद्वीप, सप्तद्वीप देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाची विशेषण। द्वीप यानी द्वीपों का, कितने द्वीप हैं, तो सप्त हैं, 7 हैं। तो 7 द्वीपों का समूह है या समाहार है, तो इसे हम कहेंगे सप्तद्वीप। इसका विग्रह होगा 7 द्वीपों का समाहार। तो यहाँ पे द्वीप कितने हैं, तो 7।
तो यह सात जो है प्रथम पद, यह क्या है, संख्यावाची विशेषण, तो इसलिए इसे हम कहेंगे द्विगु समास। चौराहा, चौराहा यानी चार रास्ता, जो चार तरफ से रास्ता आता है मिलता है तो उसे ही ना हम कहते हैं चौराहा। तो चार राहों का समाहार या समूह, उसे हम क्या कहते हैं, चौराहा। जो चार रास्ता एक जगह आके मिलती है उसे हम कहते हैं चौराहा। तो चार रास्तों का समूह, तो ये जो चौराहा, ये चौराहा, चौ यानी चार, राह यानी रास्ता, तो ये इसे हम कहेंगे द्विगु समास। शताब्दी, 100 सालों का समूह, 100 सालों का समूह जिसे हम कहेंगे शताब्दी, इसे कहेंगे द्विगु समास।